हेलो फ्रेंड्स, जीके गुरु जी अड्डा पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्यारे साथियों, अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो बस इस वीडियो को पूरा देख लीजिए। दिल्ली सल्तनत 1206 से लेकर 1526 तक संपूर्ण 60 नोट्स। यहाँ पर आपको महत्वपूर्ण आयाम, प्रशासन, विभाग, कर, सेना, स्थापत्य, नीतियाँ और पतन सब कुछ देखने को मिल जाएगा। बस एक वीडियो में आपका पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, दिल्ली सल्तनत का काल भारतीय इतिहास में प्रशासनिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों का एक महत्वपूर्ण युग था। इस 60 नोट्स में सल्तनत काल के सभी महत्वपूर्ण प्रशासनिक अंग, कर व्यवस्था, सैन्य सुधार, स्थापत्य कला और पतन के कारणों को क्रमिक व सघन रूप से संकलित किया गया है। यूपीटेट परीक्षा के लिए अत्यंत उपयोगी है। सल्तनत कालीन केंद्रीय प्रशासन। सल्तनत काल में शासन का केंद्र बिंदु सुल्तान होता था। कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका का सर्वोच्च प्रधान था। सुल्तान की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होती थी जिसे मजलिस ए खलवत कहा जाता था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। प्रमुख केंद्रीय प्रशासनिक अधिकारी वजीर, प्रधानमंत्री, राजा का मुख्य सलाहकार होता था। इसका मुख्य कार्य राजस्व और वित्तीय मामलों की देखरेख करना था। वजीर के विभाग को दीवान ए वजारत कहा जाता था और तुगलक काल वजीर का स्वर्ण काल माना जाता है। आरिज ए ममालिक, यह सैन्य विभाग का प्रधान होता था। इसका मुख्य कार्य सैनिकों की भर्ती, रसद, घोड़ों की व्यवस्था और सेना का निरीक्षण करना था। यह स्वयं सेनापति नहीं होता था, याद रखिएगा। दबीर ए खास या अमीर ए मुंशी, राजकीय पत्र व्यवहार का प्रधान, सुल्तान के आदेशों को लिपिबद्ध करना, प्रांतीय गवर्नरों को भेजना इसका मुख्य उत्तरदायित्व था। सद्र उस सुदूर, धार्मिक मामलों, दान पुण्य और वक्फ संपत्ति का मुख्य अधिकारी एवं नियंत्रक होता था। काजी उल कुजात, दिल्ली सुल्तान के बाद न्याय विभाग का सर्वोच्च अधिकारी। प्राय सद्र और काजी पद एक ही व्यक्ति को दिया जाता था। वरीद ए मुमालिक, गुप्तचर विभाग का प्रधान अधिकारी जो राज्य की सभी आंतरिक गतिविधियों को सुल्तान को अवगत कराता था। ठीक है। परीक्षा उपयोगी विशेष तथ्य। जो आपका सुल्तान है, सल्तनत काल में सुल्तान की अनुपस्थिति में राजकीय कार्यों का संपादन करने वाले अधिकारी को नाइब ए मुमलिकात या ममलकात भी लिखा जाता है, कहा जाता था। इस पद का सृजन बहराम शाह के समय 1240 में हुआ था और इसका प्रथम जो पहली बार इस पद पर जो बना था वो था ऐतकीन। सल्तनत कालीन प्रमुख विभाग। दीवान। विभाग का नाम और चीज़ों को हम लोग देखेंगे। विभाग का नाम, विभाग का कार्य, संस्थापक सुल्तान, संबंधित वंश। दीवान मुस्तखराज, बकाया राजस्व की वसूली करने का विभाग, अलाउद्दीन खिलजी, खिलजी वंश। दीवान अमीर को ही कृषि से जुड़ा था, मोहम्मद बिन तुगलक, तुगलक वंश। दीवान अर्ज, सैन्य विभाग, बलबन से जुड़ा है, गुलाम वंश। दीवान बंदगान, दासों से जुड़ा है, फिरोज शाह तुगलक, तुगलक वंश। दीवान खैरात, अनाथ, विधवाओं और गरीबों से जुड़ा है, फिरोज शाह तुगलक, तुगलक वंश। दीवान इस्तेआक, पेंशन विभाग, फिरोज शाह तुगलक, तुगलक वंश। दीवान रियासत, बाजार नियंत्रण, अलाउद्दीन खिलजी, खिलजी वंश। दीवान कज़ा, न्याय विभाग, मूल सुल्तानों द्वारा संचालित सामान्य प्रशासन। प्रांतीय व स्थानीय प्रशासन व्यवस्था। दिल्ली सल्तनत का साम्राज्य अनेक प्रांतों में विभाजित था। प्रारंभ में इसे इक्ता या विलायत कहा जाता था और बाद के काल में प्रांतीय और स्थायी प्रशासन का अधिक विकेंद्रीकरण किया गया। इक्ता के प्रधान को मुफ्ती, वली या नाइब कहा जाता था। इसका मुख्य कार्य प्रांतीय में शांति व्यवस्था बनाए रखना और भू राजस्व वसूल कर अपना खर्च काटकर शेष राशि फवाजिल केंद्रीय खजाने में भेजना था। इक्ता प्रणाली की औपचारिक शुरुआत इल्तुतमिश ने की थी। सिख। 1279 में बलबन के समय इक्ताओं को सिखों में विभाजित किया गया। इसका प्रधान अधिकारी सिकदार कहलाता, जो एक सैन्य अधिकारी होता था। परगना। सिखों को परगनों में बांटा गया था। परगने का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी आमिर, राजस्व वसूलने वाला और लेखा जोखा करने वाला कारकुन होता था, याद रखिएगा। इस सिख को नहीं होगा, सिख होगा। सिख। जिला को सिख कहा जाता था ना, सिख, सिखों, मिसटाइप हुआ है। ग्राम सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। ग्राम के मुखिया पारंपरिक अधिकारियों में खोत, जमींदार, मुकद्दम, मुखिया और पटवारी राजस्व लेखाकार होते थे। कहीं कहीं इनको खोत, मुकद्दम, इसको चौधरी भी कहते थे, याद रखिएगा। ठीक है, चौधरी।
सल्तनत कालीन कर व्यवस्था क्या थी? सल्तनत कालीन वित्तीय व्यवस्था मुख्य रूप से शरीयत इस्लामी कानून के सिद्धांत पर आधारित है। इसके तहत चार मुख्य कर अनिवार्य थे जिन्हें फिरोज शाह तुगलक ने कड़ाई से लागू किया। खराज भू राजस्व कर था, गैर मुसलमान जैसे हिंदुओं से लिया जाने वाला भूमि कर था। इसमें पैदावार का 1/5 से 1/3 भाग होता था, परंतु अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे बढ़ाकर 50% कर दिया था। उस्र केवल मुस्लिम किसानों से लिया जाने वाला भूमि कर था, जो प्राकृतिक साधनों से सिंचित भूमि पर 10% और कृत्रिम साधनों पर 5% होता था। जजिया कर गैर मुसलमानों से उसकी सुरक्षा के बदले लिया जाने वाला व्यक्तिगत कर था। स्त्रियां, बच्चे, वृद्ध और ब्राह्मणों को इससे मुक्त रखा गया था। परंतु फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली सल्तनत का ऐसा पहला सुल्तान था जिसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था। जक़ात यह केवल मुसलमानों से लिया जाने वाला स्वैच्छिक धार्मिक कर था, जो उसकी संपत्ति वार्षिक आय का 2/5% 1/40वां भाग होता था। यह धन केवल साथ ही मुस्लिम के कल्याण के लिए खर्च होता था। खुम्स युद्ध में शत्रु से लूटे गए धन या भूमि गड़े हुए धन को खजाने को खुम्स कहा जाता था। शरीयत के अनुसार इसका 4/5 भाग 80% सैनिकों में बांटा जाना चाहिए और 20% राजकोष में जाना चाहिए, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक ने इसको पलटकर 4/5 भाग राजकोष में और शेष सैनिकों को दिया था। बात करेंगे सैन्य व्यवस्था एवं सुधार की। सल्तनत कालीन सेना का मुख्य आधार घुड़सवार सेना, गज सेना, पैदल सेना, सेना का संगठन तुर्की मंगोल की दशमलव प्रणाली पर आधारित थे। जैसे 10 घुड़सवार के ऊपर एक सर-ए-खेल और 10 सर-ए-खेल के ऊपर एक सिपह सालार होता था। अलाउद्दीन खिलजी के विशेष सैन्य सुधार। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने अस्थायी केंद्रीय सेना का गठन किया। उसने सैन्य भ्रष्टाचार को रोकने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण काम शुरू किया। दाग प्रथा, घोड़ों को शाही मुहर से दागने की प्रथा, ताकि युद्ध के समय कुशल घोड़ों के स्थान पर कमजोर घोड़े बदले ना जा सकें। हुलिया प्रथा, प्रत्येक सैनिक का विस्तृत शारीरिक विवरण हुलिया दर्ज करना ताकि उनके स्थान पर कोई दूसरा व्यक्ति ना आ सके। इसके अतिरिक्त अलाउद्दीन ने सैनिकों को जागीर के स्थान पर नगद वेतन देने की शुरुआत की। एक साधारण घुड़सवार का वार्षिक वेतन 234 टंका निर्धारित किया गया था, याद रखिएगा। स्थापत्य कला एवं प्रमुख निर्माण कार्य। सल्तनत काल में भारत में स्थापत्य कला की एक नई शैली का जन्म हुआ, इंडो इस्लामिक स्थापत्य शैली। इसमें तुर्की मेहराबों, गुंबदों, मीनारों, गारे चूने का अत्यधिक प्रयोग किया गया। दीवानों पर कुरान की आयतें, ज्यामिति, बेलबूटे उत्कीर्ण कराने की कला को अरेबस्क विधि कहा गया। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली, भारत की पहली तुर्क मस्जिद कुतुबुद्दीन ऐबक। 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर संस्कृत विद्यालय के अवशेषों पर कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुब मीनार दिल्ली, सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुब मीनार को पूर्ण कराया दिल्ली, 4 मंजिला निर्माण पूरा करवाया इल्तुतमिश ने। सुल्तानगढ़ी का मकबरा दिल्ली, भारत का पहला मकबरा इल्तुतमिश। बलबन का मकबरा दिल्ली, शुद्ध इस्लामी या मेहराब में निर्मित प्रथम मकबरा गयासुद्दीन बलबन। अलाई दरवाजा दिल्ली, घोड़े के नाल की आकृति की मेहराब वैज्ञानिक गुंबद अलाउद्दीन खिलजी। सीरी का किला या जमात खाना दिल्ली, मंगोल आक्रमण से सुरक्षित किला अलाउद्दीन खिलजी। तुगलकाबाद शहर व किला दिल्ली, ढालू दीवारें, सलामी शैली की शुरुआत गयासुद्दीन तुगलक। फिरोज शाह जौनपुर नगर दिल्ली उत्तर प्रदेश, अपने भाई जौनर खां की याद में फिरोज शाह तुगलक। मूठ की मस्जिद दिल्ली, लोधी स्थापत्य का सुंदर उदाहरण सिकंदर लोधी के वजीर के द्वारा। अमीर खुसरो तोता हिंद, इन्होंने 6 सुल्तानों का कार्यकाल देखा। खड़ी बोली हिंदी के आदिकवि, सितार और तबले के आविष्कारक, कव्वाली गायन शैली के जन्मदाता माने जाते हैं। इनकी प्रमुख कृत है खजाइन उल फुतूह और तुगलकनामा। जियाउद्दीन बर्नी प्रसिद्ध इतिहासकार हैं जिन्होंने तारीख फिरोजशाही, फतवा जहांदारी नामक अमूल्य ग्रंथों की रचना की। सल्तनत काल में विद्रोह नीतियां और पतन का कारण। दिल्ली सल्तनत के 320 वर्षों के इतिहास में आंतरिक विद्रोह, दमनकारी नीतियां, बाहरी आक्रमण निरंतर चलते रहे, जिससे अंततः इसके पतन का मार्ग प्रशस्त हुआ। महत्वपूर्ण सुल्तानों की विशिष्ट नीतियां। बलबन की रक्त और लौह नीति। सुल्तान की प्रतिष्ठा को पुनर्स्थापित करने के बलबन ने कठोर दमनकारी नीति अपनाई। उसने दरबार में ईरानी प्रथा, सिजदा, घुटनों पर बैठकर सिर झुकाना, पापोस पैरों को चूमना, फारसी त्यौहार नवरोज की शुरुआत की।
उसने इल्तुतमिश द्वारा बनाए गए तुर्क सरदारों के गुट तुर्कानी चहलगानी का पूर्णतः विनाश किया। अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण नीति, सैनिकों को कम वेतन में सुखी जीवन जीने के लिए उसने दामों को निश्चित कर दिया। दिल्ली में 3 बाजार स्थापित किए, खाद्यान्न, वस्त्र और मवेशी या दास बाजार। बाजार के कड़े नियंत्रण के लिए सहना ए मंडी बाजार अधीक्षक की नियुक्ति किया। मोहम्मद बिन तुगलक की 5 असफल योजनाएं, दोआब में कर वृद्धि, राजधानी परिवर्तन, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, खुरासान अभियान, कराची अभियान। इन योजनाओं विफलताओं के बाद उसे स्वप्नशील, रक्त पिपासु, पागल राजा भी कहा गया। दिल्ली सल्तनत के पतन का मुख्य कारण उत्तराधिकार के निश्चित नियम का अभाव। सुल्तान की मृत्यु के बाद तलवार के बल पर नए सुल्तान का निर्णय होता था, जिससे आंतरिक गृह युद्ध भड़कते गए। अफगान अमीरों का स्वतंत्र स्वभाव। लोदी वंश के समय अफगान अमीर सुल्तान को समकक्षों में प्रथम मानते थे, जिसमें केंद्रीय नियंत्रण कमजोर हुआ, विशेषकर इब्राहिम लोदी के समय। तैमूर लंग का आक्रमण 1398, नासरुद्दीन महमूद तुगलक के समय हुए भयानक दिल्ली आक्रमण ने दिल्ली सल्तनत की रीढ़ तोड़ दी। सैन्य दुर्बलता और बाबर का तोपखाना। इब्राहिम लोदी की पारंपरिक सेना बाबर की तुलगुमा सैन्य पद्धति और आधुनिक तोपखाने के सामने टिक न सकी, जिसके परिणाम स्वरूप 21 अप्रैल 1526 को प्रथम युद्ध में दिल्ली सल्तनत हमेशा के लिए अंत हो गया। ये है यूपी टेट का इम्पॉर्टेंट फैक्ट। साथियों, अगर आपने कोई भी टॉपिक ना पढ़ा हो, सिर्फ इस एक वीडियो को अगर आप देख लेंगे तो यकीन मानिएगा कि आप दिल्ली सल्तनत से कोई भी प्रश्न गलत नहीं कर सकते, ये वादा है। ठीक, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।